नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ग्रीस और टर्की के बीच में बनने वाली बॉर्डर वॉल के बारे में। हालांकि कुछ किलोमीटर की दीवार पहले से एग्जिस्ट करती है, कुछ साल पहले बना दी गई थी, लेकिन अब ग्रीस ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। ग्रीस ने ये कहा है कि हम अपनी बॉर्डर वॉल को, जो टर्की के बॉर्डर पर है, उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो पुरानी दीवार है उसे री किया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ग्रीस और टर्की, इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच में रिश्ते इतने खराब हो गए कि एक बॉर्डर वॉल बनाई जा रही है। यूरोपियन देशों में आमतौर पर ओपन बॉर्डर्स की पॉलिसी है, बहुत ही कम जगह आपको फेंसिंग या बॉर्डर वॉल्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ग्रीस और टर्की के बीच में अब एक फेंस्ड बॉर्डर बनने जा रहा है धीरे धीरे। इसके पीछे के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और 2020 में इन रिश्तों के खराब होने की कहानी क्या है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स मैं अपने सोशल मीडिया पर डाल देता हूं और टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का भी इसी नाम से सर्च करना है, यूजर नेम यही है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले ये अनाउंस किया कि वो टर्की के अपने बॉर्डर पर एक दीवार बनाएंगे ताकि टर्की से आने वाले माइग्रेंट्स यानी रेफ्यूजीज यूरोपियन यूनियन में या फिर ग्रीस में दाखिल ना हो पाए। 10 किलोमीटर की बॉर्डर वॉल पहले ही बनाई जा चुकी है कुछ साल पहले और अब उसमें 26 किलोमीटर का एडिशन होने वाला है। और इसको पहले फेंसिंग कहा जाता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपग्रेडेड बॉर्डर वॉल बनेगी वो फेंस से बढ़कर है, लेकिन एक स्टील का उसमें वेरिएंट है। उसमें एक्चुअली ईंटों की दीवार नहीं बन रही है या फिर जैसे आप कहें कि कंक्रीट की दीवार नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्टील के स्क्वायर ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर और नीचे यहाँ पर कंक्रीट का बेस है। तो काफी मजबूत दीवार है। ऊपर यहाँ पर आपको वायर, बार्ब्ड वायर देखने को मिलेगा। तो 5 मीटर से ऊंची ये फेंस है, रेफ्यूजीज को रोकने में कारगर सिद्ध होगी, ऐसा ग्रीस को पूरी उम्मीद है। पहले जो उनकी फेंसिंग थी वो मोर और लेस एक तारबंदी की तरह थी, लेकिन अब जो पुरानी 10 किलोमीटर फेंसिंग है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और इसी तरह का बनाया जाएगा। आइए आपको मैप में ग्रीस और टर्की का लोकेशन एक बार दिखा देते हैं। तो ये है ग्रीस जो यूरोपियन यूनियन में स्थित है और ये है टर्की जो कि एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर यूरोप में है और बाकी का हिस्सा एशिया में। अब टर्की और ग्रीस का एक बॉर्डर है जो लगभग 200 किलोमीटर लंबा है यहाँ पर। अब इसमें पूरे में फेंसिंग नहीं है, लेकिन जो मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जैसे कि एडिर्न शहर के पास में, यहाँ पर ये बॉर्डर फेंस बना हुआ है क्योंकि यहीं से मोस्टली रेफ्यूजीज क्रॉस करते हैं ग्रीस में। ग्रीस और टर्की के बीच में बॉर्डर का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है समुद्र में। अगर आप यहाँ पर एजियन सी में देखें तो आपको बहुत सारे आइलैंड्स नजर आएंगे और आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स ग्रीस के पास हैं। अगर आप इस आइलैंड को देखें जिसका नाम है लेस्बोस, यहीं से लेस्बियन शब्द निकलता है, तो इस लेस्बोस आइलैंड को आप ज्योग्राफिकली देखें तो आपको ये टर्की का हिस्सा लगेगा। तट के काफी नजदीक है टर्की के, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? ग्रीस का। तो ग्रीस क्या कहता है कि हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो इन आइलैंड्स के आसपास हैं और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे जो टर्की के कोस्ट के नजदीक में हैं। तो इनके आसपास जब ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए टर्की आगे बढ़ रहा है तो यहां पर ग्रीस को इससे परेशानी हो रही है। तो अभी जो ये बॉर्डर फेंस है वो यहां पर बन रही है। याद रखिए ये लैंड बॉर्डर है, बाकी सारा मैरीटाइम बॉर्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप वैसे ग्रीस और टर्की के बॉर्डर को विजुअलाइज करना चाहेंगे तो केवल इतना सा बॉर्डर आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप दोनों कंट्रीज के मैप को कलर कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितने सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर जो टर्की के तट के निकट हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल किसका है? ग्रीस का। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण है। यहां पर याद रखने लायक फैक्ट बस एक है कि इन दोनों देशों का बॉर्डर बनाती है एवरोस नदी। तो ये पूरी नदी दोनों देशों का बॉर्डर बनाती है। इसको ग्रीस में कहते हैं एवरोस और कुछ देशों में इसको मारिट्सा नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली इसको एवरोस नदी ही कहते हैं। सब रिवर ऑफ डेथ इसे अब कहा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि यहां से रेफ्यूजी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इस नदी में डूब जाते हैं। तो ये रिवर एवरोस है जो टर्की और ग्रीस का बॉर्डर बनाती है। अब 2011 से सीरिया में एक गृह युद्ध चल रहा है, ये आप सभी को मालूम होगा। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस सीरियन गृह युद्ध के कारण बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज टर्की होते हुए यूरोप जाना चाहते हैं और उसके अलावा भी कई अफ्रीकी देश हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, इन देशों से भी रेफ्यूजीज यूरोप पहुंचना चाहते हैं। तो इन सभी का जो रास्ता है वो टर्की से होकर निकलता है और टर्की से यूरोपियन यूनियन में एंटर होने के लिए उन्हें ग्रीस सबसे सहूलियत भरा रास्ता नजर आता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है टर्की फॉर द रेफ्यूजीज फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली सीरिया। इन रेफ्यूजीज को रोकने के लिए यूरोप के देशों ने बॉर्डर फेंसेस बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 2012 में ग्रीस ने ही ये 10 किलोमीटर की यहां पर फेंस बनाई। उसके बाद बल्गारिया ने टर्की के साथ यहां पर एक फेंस बना दी और धीरे धीरे हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैसेडोनिया जैसे देशों ने भी अपने अपने बॉर्डर्स को फेंस करना शुरू किया ताकि इस रेफ्यूजी की बाढ़ को रोका जा सके। लेकिन
ये बॉर्डर फेंसेस सक्सेसफुल हुई हैं या नहीं, ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग दूसरे रास्ते से पहुंच जाते हैं, लेकिन जो देश की सरकारें हैं जो इन फेंसेस को बना रही है उनका मानना है कि ये बॉर्डर फेंस काम करती है। तो 2012 में टर्की ने और ग्रीस ने टर्की के बॉर्डर पर फेंस बनाई थी, अब उसी को एक्सटेंड करके और मजबूत किया जा रहा है। अब ग्रीक टर्किश रिलेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करें और वहां पर आप हमारे किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको कोड यूज करना है नवरात्रि 5 और आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए ये ऑफर केवल 26 अक्टूबर तक वैलिड है और इसमें आप मेरे द्वारा बनाए गए यूपीएससी के हिस्ट्री या फिर पॉलिटी के जीएस कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीस और टर्की के रिश्तों की। 1830 में ऑटोमन एम्पायर से टर्की को आज़ादी मिली थी। ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया, उसी के आगे एक देश बना टर्की। तो टर्की और ग्रीस के बीच में भी पिछले 100 सालों से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। समय समय पर दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आते रहे हैं। पिछले 100 सालों में इन दोनों देशों के बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट के कारण रहे हैं उनमें सबसे ऊपर आता है साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जो हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। ये पिछले 80 साल से प्रॉब्लम चल रही है और ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड इशू है, तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। और ये अभी 2020 में रिश्तों को खराब करने वाला कारण भी नहीं है। जो इस साल रिश्तों को खराब कर रहे हैं वो ये 3 कारण है मेनली। तो पहला है जिसमें रेफ्यूजी क्राइसिस, ये मेनली 2012 से चल ही रहा है, पेरेनियल टॉपिक है, लेकिन 2020 में ये बढ़ गया है। फिर उसके बाद आया हाया सोफाया को मस्जिद में कन्वर्ट करने वाला इशू, और फाइनली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो एजियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तेल और गैस की खोज दोनों देश करना चाहते हैं और वहां पर इनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेकर इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये मैरीटाइम बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा हूं। तो हम पहले बात करते हैं रेफ्यूजीज की। टर्की के दक्षिणी पड़ोसी सीरिया में गृह युद्ध चलने के कारण लगभग 37 लाख लोग पिछले 9 सालों में टर्की में पहुंच चुके हैं और आज की तारीख में टर्की में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख शरणार्थी रह रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इन 40 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 37 या 38 लाख कहां से हैं? सीरिया से हैं। बाकी इराक या ईरान जैसे देशों से भी हैं। अब इतने सारे रेफ्यूजीज को टर्की ने पहले शरण तो दे दी, लेकिन इनमें से ज्यादातर शरणार्थी आगे यूरोप जाना चाहते थे क्योंकि यूरोपियन यूनियन में सोशल सिक्योरिटी बेटर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेहतर है। तो ये सभी जाना चाहते थे यूरोप, तो टर्की इनको रोक नहीं रहा था। 2015 तक यही सिलसिला चलता रहा। 2015 में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स क्रॉस करके यूरोपियन यूनियन में पहुंचे थे। लगभग 10 लाख लोग ग्रीस की बाउंड्री में गए थे वाया टर्की। लेकिन उसी साल 2015 में हजारों शरणार्थियों की मृत्यु हो गई थी मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए, जिनमें से एक बच्चा एलान कुर्दी, इसकी फोटो दुनिया भर के अखबारों में छापी गई थी क्योंकि एक छोटे से बच्चे की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द बोट दैट ही वॉज ऑन, वो डूब गई थी। तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा सचेत हुआ। उन्होंने टर्की के साथ एक डील करी। उन्होंने टर्की को कहा कि हम आपको पैसे देंगे, आप माइग्रेंट्स को अपने यहाँ पर रखो, शरणार्थी शिविर चलाओ, उनकी देखभाल करो और उनको ट्रेन करो, जॉब्स के लिए उनको ट्रेन करा जाए। इस सब के लिए पैसा यूरोपियन यूनियन देगा। तो यूरोपियन यूनियन के इस फाइनेंशियल ऑफर को टर्की ने स्वीकार किया और 2016 में अपने जो बॉर्डर्स हैं, जो ग्रीस और बल्गारिया के साथ लगते हुए बॉर्डर्स हैं, वहां पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बरती कि अब वो किसी को क्रॉस नहीं करने देते थे। टर्की खुद इन शरणार्थियों को अपने देश में रोक रहा था क्योंकि उसे पैसा मिल रहा था यूरोपियन यूनियन से। लेकिन 2019 में एक नया डेवलपमेंट होता है। टर्की ने नॉर्दर्न सीरिया पे हमला किया। वो हमला क्यों किया उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, आप जानना चाहते हो तो वो देख लो। कुल मिलाकर इस हमले के बाद टर्की ये चाहता था कि यूरोपियन यूनियन के देश और या फिर उसके पड़ोसी जैसे ग्रीस या बल्गारिया जैसे देश ये उसे सपोर्ट करें, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली उसे सपोर्ट करें, लेकिन टर्की को इतना सपोर्ट मिला नहीं। तो टर्की ने दूसरे देशों से और यूरोपियन यूनियन से सपोर्ट पाने के लिए क्या किया, ये घोषणा कर दी कि हम अपने बॉर्डर्स खोल देंगे। तो फरवरी 2020 में अर्डोआन ने यह घोषणा करी कि अब हम यूरोप में जाने वाले शरणार्थियों को नहीं रोकेंगे, उन्हें जाना है तो वो जाएं, टर्की के बॉर्डर गार्ड्स उन्हें नहीं रोकने वाले हैं। कुल मिलाकर 2016 में जो एग्रीमेंट किया गया था उससे ये पीछे हट गए। तो इसके कारण क्या होता है कि कई हजार शरणार्थी मार्च के महीने में इलीगली टर्की के बॉर्डर पे पहुंच गए। उन्होंने उस पुरानी बॉर्डर फेंस को क्रॉस करके ग्रीस में जाने की कोशिश करी और इन्हें टर्की की आर्मी एक तरह से एनकरेज कर रही थी कि हाँ आप तो जाइए। और यही सिलसिला समुद्र में भी शुरू हो गया कि बोट्स में बैठकर लोग ग्रीस के आइलैंड्स तक जाने लगे। लेकिन दूसरी ओर से ग्रीस की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं या ग्रीस की आर्मी है वो इनको फिर से धकेल रही थी, चाहे वो पानी पर हो या फिर जमीन पर, दोनों जगह इन्हें फिर से धकेला जा रहा था। एक काफी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुई हो गया था मार्च में और उसी बीच कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो उसके कारण थोड़ी ये गतिविधियां कम हो गई और एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने से बच गया। लेकिन टर्की अभी भी यही कह रहा है कि हम शरणार्थियों को नहीं रोकेंगे, अगर किसी को जाना है तो वो फ्रीली ग्रीस में जा सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है।
अब इसके कारण ग्रीस काफ़ी नाराज़ हुआ। ग्रीस ने टर्की के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में माहौल बनाना शुरू किया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप अपना कस्टम यूनियन खत्म कर दो। टर्की जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन बनना चाहता है, उसके साथ ईयू का एक कस्टम्स एग्रीमेंट है, 96 में साइन किया गया था, उसको तोड़ने के लिए ग्रीस रिक्वेस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को। और साथ ही साथ जर्मनी और अन्य देशों को यह भी कह रहा है कि आप टर्की को हथियार सप्लाई करना बंद करो, क्योंकि ये हथियार हमारे खिलाफ ही यूज होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, ऐसा ग्रीस का मानना है। अब जुलाई के महीने में एक और क्राइसिस हुआ था, वो था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर। टर्की ने अपने एक जहाज ओरुक रेस को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा एजियन सी में, लेकिन ये जहाज जहां पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कर रहा था वो एरिया ग्रीस क्लेम करता है कि वो हमारा है। ऐसे में ग्रीस की नेवी ने धमकी दी इस जहाज को कि तुम अपने एरिया में लौट जाओ, तो दूसरी ओर टर्की ने अपनी नेवी के जहाजों को भेजा। आप देखो कि एक एक्सप्लोरेशन शिप की सहायता के लिए कितने सारे टर्किश नेवी के जहाज इसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो ये जुलाई में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जुलाई अगस्त के महीने में दोनों देशों के बीच में, और ये बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था। इशू बस यही था कि जो आइलैंड्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी मैप में दिखाए थे, टर्की कहता है कि आइलैंड्स होने के कारण ऐसा नहीं है कि पूरा समुद्र आसपास का ग्रीस का हो गया, जबकि इंटरनेशनल लॉ यही कहता है, क्योंकि यूएन क्लॉज में जो बाउंड्री है वो आइलैंड्स के अनुसार होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रीस ने यूएन क्लॉज को साइन कर रखा है लेकिन टर्की ने यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया हुआ है, इसलिए टर्की उस मैरीटाइम बाउंड्री को नहीं मानता है जो ग्रीस अपना बाउंड्री बताता है। तो कुछ हफ्तों तक चले इस स्टैंड ऑफ के बाद टर्की ने अपने जहाज को वापस बुला लिया था, लेकिन एज ऑफ अक्टूबर ये जहाज को फिर से भेज दिया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए, और आप आने वाले दिनों में डेफिनेटली कोई ना कोई स्टैंड ऑफ फिर से देख सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में रिगार्डिंग दिस ऑयल एंड गैस इशू। इन दोनों देशों के बीच में एक और फ्लैश पॉइंट था हाया सोफाया को मस्जिद में कन्वर्ट करने का डिसीजन। तो टर्की ने यह डिसाइड किया कि हाया सोफाया को हम मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक तरह से हेडक्वार्टर रहा है, बहुत सालों तक धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है ग्रीस के लोगों की यहाँ से, तो इसके खिलाफ ग्रीस के लोग बहुत नाराज हुए। ग्रीस की सरकार ने ऑफिशियल इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया टर्की के खिलाफ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहां पर इसको लेकर ग्रीस अभी भी टर्की से काफी नाराज है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ग्रीस और टर्की के बीच में टेंशंस बढ़ने वाली हैं, लेकिन क्या युद्ध होगा या नहीं होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक्स को जरूर जान सकते हैं। उसके कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आप समझ सकते हैं यूजिंग द स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स ऑफ UPSC। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।